तो फ्लैक्सिस स्पीसीज होती है सेलिब्रिटी स्पीसीज ऑफ रीजन। फॉर एग्जांपल लायन की याद आएगी तो गिर फॉरेस्ट की आई याद, तो गिर फॉरेस्ट की सेलिब्रिटी स्पीसीज है लायन। इन काजीरंगा की राइनोस। तो ये है फ्लैग स्पीसीज, मतलब वहाँ का हीरो अगर देखा जाए, तो इज कॉल्ड फ्लैगशिप स्पीसीज। तो फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है उस रीजन की, इसलिए बिल बोर्ड्स पे गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उस स्पीसीज का यूज करती है। तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज है। then सेलिब्रिटी स्पीसीज ऑफ रीजन। तो अम्ब्रेला स्पीसीज होती है, उस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर, फॉर एग्जांपल टाइगर को प्रोटेक्ट कर, टाइगर को रहने के लिए 60 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, मतलब एक टाइगर को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो तो 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। तो की स्टोन स्पीसीज देखा था कि अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है, दूसरे को भी हेल्प करिए। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है? छोटा टर्म है, की स्टोन स्पीसीज बिगर टर्म है, अम्ब्रेला स्पीसीज सिर्फ कंजर्वेशन के टर्म में आता है कि अम्ब्रेला स्पीसीज को कंजर्व कर लो, पूरा एरिया कंजर्व हो जाएगा। तो राइनो कंजर्वेशन स्पीसीज है कहाँ की? काजीरंगा की। फिर अम्ब्रेला स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके पूरे ही इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर को प्रोटेक्ट करो, टाइगर को प्रोटेक्ट कर तो हर्बीवोर्स प्रोटेक्टेड होंगे, हर्बीवोर्स प्रोटेक्टेड होंगे तो वहाँ पे ग्रासेस प्रोटेक्टेड होंगे, ग्रासेस प्रोटेक्टेड होंगे तो वहाँ पे लाइकेंस और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी हो गए। अम्ब्रेला स्पीसीज मतलब कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल टाइगर, टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज। तो बायोस्फीयरिज्म में पूरे सिस्टम को, रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम पर्टिकुलर स्पीसीज पे फोकस करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कीमोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कीमोसिंथेसिस में भी केमिकल रिएक्शन होती है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फ्री एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसपोर्ट होती है, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, या फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, या पोटेंशियल एनर्जी किसमें ट्रांसफर होती है? तो हमें याद रखना है फोटोसिंथेसिस में फ्री एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसमिट होती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि फ्री एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में होती है, क्योंकि पेट में जब खाना होता है ऐसा थोड़ी ना कि अपने आप आ जाता है, च्यू करना पड़ता है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो फ्री एनर्जी ट्रांसफर होती है पोटेंशियल एनर्जी में इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, इसमें कीमोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पे ऑर्गेनिक फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। तो मैं याद रखना है फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट कीमोसिंथेसिस। तो कीमोसिंथेसिस होती है बैक्टीरिया करते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग एंड गीजर, क्योंकि इतनी हॉट जगह होती है, ट्रीज तो ग्रो नहीं होते सकते, तो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग एंड गीजर में कीमोसिंथेसिस करते हैं। वॉल्केनिक वेंट्स में बैक्टीरिया क्या करते हैं? कीमोसिंथेसिस, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? कीमोसिंथेसिस। सो बायो रेमिडिएशन होता है, वहाँ पे भी क्या होता है? कीमोसिंथेसिस होता है। जैसे जैसे पॉल्यूशन हटाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बायो रेमिडिएशन से, सपोज यूरेनियम वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या करेंगे? पौधे उगाएंगे जैसे यूरेनियम एब्जॉर्ब करेंगे। बायो रेमिडिएशन में कीमोसिंथेसिस होता है। बायो रेमिडिएशन में पॉल्यूशन कम करते हैं। सो जैसे कीमोसिंथेसिस से मीथेन रिलीज होता है, जैसे कहाँ पे? जैसे मार्शेस होते हैं जहाँ पे सपोज राइस उग रही है, तो वहाँ पे क्या होता है? वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन में एनारोबिक कंडीशन होती है, कीमोसिंथेसिस होता है, तो वहाँ से निकलती है मीथेन गैस। तो गैस हाइड्रेट भी हमें कहाँ मिलते हैं? एट द बॉटम ऑफ ओशन। तो गैस हाइड्रेट में मीथेन है, तो ये भी कीमोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द ओशन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो गैस हाइड्रेट से बना है कीमोसिंथेसिस है। जैसे शेल गैस है, ठीक है, यहाँ पे भी एनारोबिक मीथेन जहाँ से जनरेट है, फॉर एग्जाम्पल राइस फील्ड, वेटलैंड, यहाँ पे सब एनारोबिक होता है। जैसे कैटल की डाइजेस्टिव प्रोसेस से क्या बोलते हैं? रिब्रेशन करते हैं, पहले ची करते हैं, फिर अंदर डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर ची करते हैं, निकालते हैं, तो बाहर आके ऑर्गेनिक लाइक एरोबिक हो जाता है, अंदर जाके ना एनारोबिक। यहाँ पे भी कीमोसिंथेसिस होती है और मीथेन काफी प्रोड्यूस होती है, तभी कैटल इंडस्ट्री से काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो मीथेन देखो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, लेकिन इसका लाइफ साइकिल सिर्फ 5 साल है, तभी मीथेन सीएनजी जैसे चलाते हैं, सीएनजी बसेस चलाते हैं, यहाँ पे मीथेन यूज होता है। तो मीथेन का लाइफ साइकिल कम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो 200 से 100 साल तक रहता है, इसलिए इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है। तो मीथेन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि मीथेन का मैक्सिमम लाइफ साइकिल यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में 1 ईयर, एंड यहाँ पे इन टुंड्रा रीजन में मैक्सिमम 5 ईयर्स रहता है। ट्रॉपिकल एरिया में 1 साल में खत्म हो जाता है मीथेन। तो कंज्यूमर क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, खुद अपना फूड नहीं बनाते, डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। फॉर एग्जाम्पल हम अपना फूड नहीं बनाते, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। तो कंज्यूमर्स को बोलते हैं अदर नरिशिंग।
एंड इसमें होते हैं हर्बीवोर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, कार्निवोर एंड देन ऑमनिवोर्स और प्रेडेटर्स। तो हर्बीवोर, कार्निवोर, प्रेडेटर एंड ऑमनिवोर्स। तो देखो ये प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी को सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर एंड देन अपने टॉप कंज्यूमर्स, टॉप कार्निवोर्स। तो लास्ट में होते हैं अपने क्वार्टनरी कंज्यूमर, टर्शरी के बाद क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स कैटल, डियर, सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे वॉल्फ हो गए, टर्शरी कंज्यूमर लेपर्ड एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर टाइगर। तो हमेशा हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज होता है पिरामिड में। सो लिंड्स मैन रूल के अकॉर्डिंग, तो लिंड्स मैन रूल के अगर सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है वन कंज्यूमर, तभी प्रोड्यूसर ज़्यादा होने चाहिए कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर से, ज़्यादा होनी चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर, ज़्यादा होनी चाहिए सेकेंडरी कंज्यूमर से, सबसे ज़्यादा होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर धीरे धीरे नंबर कम होता जाता है। ह्यूमन बीइंग को इसमें नहीं डाल सकते, ह्यूमन बीइंग ओमनिवोर्स है, नॉन कॉमन टिश्यू। तो फिर वेजिटेरियन प्रोड्यूसर्स करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है, प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और हम क्या खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ 10% एनर्जी जाती है जो इस सब की होती है, लेनन का 10%। तो हायर अमंग यू फूड चेन, आप ज़्यादा खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मछली खा रहे हो, तो मछली ने कहीं ना कहीं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाया होगा, प्लांट्स को खाया होगा या इंसेक्ट्स को खाया होगा। तो क्या कर रहे हो, तो आप, और उस पर एनर्जी कितनी, उसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होगी, इसका 10, इसका 10, 10 का 1%, इसका 0.1, इसका 0.01। तो एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है, इसलिए वेजिटेरियनिज्म इज गुड। तो इसलिए नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो उसका क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज पे ज़्यादा अप्लाई होता है, बिकॉज उसके क्या करते हैं, पूरा पोल्ट्री फार्म को करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, स्टोरेज एंड एवरीथिंग, एंटीबायोटिक। तो उससे क्या है, हर जगह बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। So the promotion of veg is good for biodiversity, for food security, for climate. Vegetarianism very important. तो इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होता, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो नेचुरल फिश तो नहीं आएगी इस चीज़ में, क्योंकि फिश क्या कर रही है, फाइटोप्लैंक्टन खा रही है। नेचुरल जो बीफ है और वो सब क्या करते हैं, वो लैंड पे जो उगता है वो खाते हैं, तो ये सब इनके अंदर आता है, इससे प्रॉब्लम हो रही है। सो कड़कनाथ चिकन ऑफ मध्य प्रदेश, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बाकी कोलेस्ट्रॉल होता है मुर्गे से। प्राइमरी प्रोड्यूसर जब सड़ जाते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर जब मर जाते हैं एग्जाम्पल, तो फिर क्या होता है, इनको डिकम्पोज करने आता है डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स, डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स। सो इन डिकम्पोजर्स को बोलते हैं सेफ्रोफाइट्स। डिकम्पोजर्स में सेफ्रोफाइट्स, यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट और मशरूम एंड मोल्ड, तो ये सब आते हैं डिकम्पोजर्स में, बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, मशरूम और मोल्ड। सो बैक्टीरिया, फंगस, फंगस कौन सा होता है, ईस्ट, मशरूम एंड मोल्ड। तो फंगस क्या होता है, ईस्ट, मशरूम एंड मोल्ड। तो हमें याद रखना फंगस का टाइप है ईस्ट, मशरूम एंड मोल्ड, ये सब फंगस ही होते हैं, ईस्ट, मशरूम एंड मोल्ड। सो डिकम्पोजर्स हो गया, हमने बैक्टीरिया एंड फंजाई देख लिया, फंजाई में हमने देख लिया बैक्टीरिया, मोल्ड एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स किसको खाते हैं, डेड को खाते हैं, ईट ऑफ द डेड, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स क्या होता है, डेड को खाते हैं, डेड में आ जाते हैं अर्थवर्म, अर्थवर्म खाते हैं एंड वल्चर्स, रैट एंड डॉग, अर्थवर्म, वल्चर, रैट एंड डॉग, दीज आर डेट्रीवोर्स। सो डेड को खाते हैं। डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये आता है सेफ्रोफाइट्स। डेट्रीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स आर सेफ्रोफाइट्स। सो सेफ्रोफाइट्स बोलते हैं ट्रू डिकम्पोजर्स, सो वी मस्ट रिमेंबर सेफ्रोफाइट्स को बोलते हैं ट्रू डिकम्पोजर्स। तो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा किस पे होगा, पॉल्यूशन तो प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में होगा, पोलार बेड्स में होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या पे होगा, पोलार बेड में, टॉप कार्निवोर पे होता है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा खाता है नीचे वाले लोग को, तो जब खाएगा तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पे होगा, इसी पे होगा। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किसमें, टॉप कार्निवोर। पोलार बेड को मरने के बाद कौन खाएगा, वल्चर, तो वल्चर में और ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो गया। देखो वल्चर क्या करता है, डाइक्लोफेनेक से मर जाता है, क्योंकि वल्चर क्या है, टॉप कार्निवोर है, सबसे ऊपर में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तभी बोलते हैं बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल मत खाना, बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल खाओगे लिवर खराब हो जाएगा। वल्चर तो खा लेता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ह्यूमन में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और ज़्यादा ह्यूमन्स खाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। तो वल्चर क्या है, टॉप लोअर डिकम्पोज करता है, तो इनका इंटरनल रप्चर होता है बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनेक, तो दैट्स व्हाई वल्चर्स का एक्सटिंक्शन होता जाता है। इसलिए वल्चर्स का डाइक्लोफेनेक को बैन कर दिया है इन द वेटनरी मेडिसिन इंडस्ट्री, द वेटनरी मेडिसिन इंडस्ट्री। तो कंपोनेंट्स इकोसिस्टम, बायोटिक होता है, ए बायोटिक है, ए बायोटिक मींस लाइट, सन भी एक ए बायोटिक है, सूर्य भगवान बोलते हैं, लेकिन इट्स ए बायोटिक कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन हो गया, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, दीस आर ए बायोटिक कंपोनेंट।
तो ये क्या है, हमेशा हर जगह एक जैसी नहीं रहती, लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर। तो ये इसके बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो कहीं कहीं ये कम होंगे तो इनको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। तो ये क्या है, ये जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं सर्वाइवल एंड कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम। सो द इन्फ्लुएंस सर्वाइवल एंड कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम। तो इसलिए इनको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। द इन्फ्लुएंस सर्वाइवल कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम, देयरफॉर कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। तो जब ये कम कंडीशन में होंगे तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सर्वाइवल और कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम, इसलिए इनको बोलते हैं एबाइटिंग कंपोनेंट्स को एज लिमिटिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 200 मीटर के नीचे, बिलो द डेप्थ ऑफ 200 मीटर, सनलाइट क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है। 200 मीटर तक फोटिक होता है, उसके नीचे एक फोटिक। कुछ भी क्या है, फॉर एग्जांपल एल्गी, सीवीड्स ग्रो होने लगे, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाने लगा, तो ये जब क्या कर लेंगे, सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे क्या हुआ, सीवीड ग्रो हो गई। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो प्लांट हो गए वो मरने लगेंगे, ठीक है। जो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगेंगे, तो फिशेस को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिशेस भी मर जाएंगे। तो मर जाएंगे और फ्लोट करने लगेगी उनके बॉडी में ऊपर, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ज़्यादा हो जाएगी, बीओडी बढ़ जाएगा, एंड CO2 भी इंक्रीज हो जाएगा। इनको क्या होता है कि एनारोबिक रिएक्शन को के लिए भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन के लिए O2 चाहिए होता है, तो यहाँ पे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी। सपोज BOD एंड COD ज़्यादा है, तो BOD एंड COD ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल अगर BOD ज़्यादा है मतलब ऑर्गेनिक डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको साफ करना ईजी है। लेकिन अगर COD ज़्यादा मतलब हैवी मेटल ज़्यादा है, उसको साफ करना और ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो NGD, BOD एंड COD को यूज़ करते हैं टू मेजर द पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बन रहा है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, पानी में जा रही है, तो वहाँ पे पानी में क्या होता है, डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट लिमिटेड होती है। तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, सनलाइट लिमिटेड है, तो यहाँ पे BOD एंड COD बढ़ जाता है। तो इसमें कहता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो वाटर जो है इट बिकम द बायोलॉजिकल डेजर्ट। तो सबसे बड़ा डेड जोन अगर देखें तो पैसिफिक ओशन में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, ओमान के पास सेकेंड सबसे बड़ा डेड जोन है, ओमान के पास, इंडियन ओशन में। तो WWF ने रिपोर्ट लगा ली है, वर्ल्ड टॉप रिवर एट रिस्क, वर्ल्ड टॉप रिवर एट रिस्क, मेजर डाइंग रिवर। कौन कौन सी रिवर मर रही हैं, 5 से 10 में से रिवर तो एशिया में ही है। तो यहाँ पे 5 रिवर है, यहाँ पे मर रही है, डाइंग रिवर मीन्स यहाँ पे जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। ये यांगसे रिवर, मेकॉन्ग रिवर, साल्विन रिवर, म्यांमार वाली गंगा एंड इंडस रिवर। तो यांगसे जो है पॉल्यूशन की वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डैम्स है, दैट्स व्हाई यांगसे इज डाइंग। बाकी ये सारे पॉल्यूशन की वजह से मर रही है। सबसे बड़ी रिवर जो पॉल्यूशन की वजह से मर रही है गंगा। तो मॉइस्चर लिमिटिंग फैक्टर का है डेजर्ट एंड सवाना ग्रासलैंड वाली एरिया में। तो फिर मॉइस्चर में यहाँ पे डेजर्ट, सवाना, ग्रासलैंड ट्री ग्रो नहीं होते। हायर एल्टीट्यूड में ज़्यादा ग्रासेस नहीं होते बिकॉज टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर, और टेम्परेचर कम है हायर एल्टीट्यूड्स एंड हायर लैटिट्यूड्स। पोलार इज द बिगेस्ट प्रेडेटर इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो ये क्या है, ये हमारा लैंड है, दिस इज रिवर, तो इसके बीच वाला जो एरिया है दिस इज इकोटोन। इकोटोन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे पानी स्टार्ट हुआ है, जस्ट पानी स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर सकते हैं। तो क्योंकि सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट आ रही है तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोराल, यहाँ पे वो कोरल रीफ्स भी ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मैंग्रोव्स ग्रो कर सकते हैं। ये सब इकोटोन में हो रहा है। और ऊपर से फिर क्या होगा, यहाँ पे फिशेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे खाना मिल जाएगा इनको, प्लांटन ग्रो कर रहे हैं। तो छोटी फिशेज आएंगी तो बड़ी फिशेज भी आएंगी उनको खाने के लिए, शार्क आएंगी, शार्क आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे चिड़िया भी होंगी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे जब बॉडी मर जाएगी तो उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको खाने के लिए चिड़िया को भी फायदा होगा, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, इवन ह्यूमंस भी आ जाएगा टूरिज्म के लिए, सब कुछ देखने के लिए। तो इसलिए इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी हाई होती रहती है। तो इकोटोन की कैरेक्टरिस्टिक होती है हाई डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो और दो इकोसिस्टम के क्या होता है, कॉन्टैक्ट पे होता है ये इकोटोन। So the boundary of two ecosystem, the land ecosystem and aquatic ecosystem के बीच में बाउंड्री है। यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैंड की स्पीसीज क्या होगी, कम होती जाएगी, एंड एक्वाटिक स्पीसीज बढ़ती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे एक्वाटिक स्पीसीज कम होती जाएगी एंड लैंड की स्पीसीज बढ़ती जाएगी, इस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फूड होता है, तो इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। जैसे जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं, बिकॉज सारी स्पीसीज यहीं आ रही है एंड फाइटिंग फॉर द फूड, इसलिए इकोटोन को बोलते हैं जोन ऑफ टेंशन। और यहाँ पे वो स्पीसीज, कुछ स्पीसीज होती है एक्सक्लूसिवली इकोटोन में ग्रो करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव यहीं मिलेंगे, कहीं अंदर नहीं मिलेंगे, कहीं पानी के अंदर नहीं मिलेंगे, ये इसी इकोटोन में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन इसी एरिया में मिलेंगे, तो इनको बोलते हैं एज स्पीसीज और एज इफेक्ट। कुछ स्पीसीज जो पर्टिकुलर उसी एरिया में मिलेंगे तो उसे बोलते हैं एज स्पीसीज और एज इफेक्ट। फॉर एग्जांपल कोरल्स,
और कहीं नहीं मिलेंगे, तो यही मिलेंगे। तो दीज आर एज स्पीसीज और एज इफेक्ट्स। सो इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में अगर हमने सवाना ग्रास लगे तो ऊपर क्या डेजर्ट और नीचे क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दोनों की कंडीशन मिलती है यहाँ पे। तभी ऑस्ट्रिच में मिलेंगे, लाइन में मिलेगा, ऑस्ट्रिच यहाँ से, लाइन यहाँ से। तो सवाना क्या है? ट्रांजिशन जोन है। तो मसाई ट्राइब है सवाना ग्रासलैंड और ईस्ट अफ्रीका। सारा अली खान ने इसको फोटो निकाली। मसाई ट्राइब ऑफ ईस्ट अफ्रीका दैट वाज इन न्यूज़। और मसाई ट्राइब कैटल से ब्लड पीती है। सो इकोलॉजिकल निशे क्या होता है? फंक्शनल रोल प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर कभी एक साथ नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? बिकॉज दोनों ही टॉप लेवल प्रेडेटर है। इकोलॉजिकल निशे कभी भी एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। तो इसलिए क्या होता है? इनका ये अलग अलग है। तो फंक्शनल रोल दोनों का ही सेम है। इकोलॉजिकल हैबिटेट, वो इकोलॉजिकल हैबिटेट दो लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन तो दोनों का इकोलॉजिकल निशे क्या है? यूनिक फंक्शन रोल इन इकोसिस्टम। दोनों ही टाइगर लाइन टॉप लेवल प्रेडेटर है। तो इकोलॉजिकल हैबिटेट दो स्पीशीज सेम हो लगेगा और उनका इकोलॉजिकल निशे क्लैश कर रहा है, तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। स्पैरो जो हाउस स्पैरो होती थी एक्सटिंक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द कॉन्क्रोटाइजेशन हो रहा है। इकोलॉजिकल निशे क्या होता है? जॉब एंड प्रोफेशन एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट होम एंड एड्रेस। इकोलॉजिकल हैबिटेट क्या होता है? एड्रेस ऑफ द स्पीसीज, जहाँ उस एनवायरनमेंट जहाँ पे स्पीसीज रहती है, सो होते हैं इकोलॉजिकल हैबिटेट। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट मे और मे नॉट हैव लाइफ। तो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। हैबिटेट पे हमेशा ही लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट है, डेजर्ट हर जगह डेजर्ट में लाइफ नहीं होगी, डेजर्ट एनवायरनमेंट में हर जगह लाइफ नहीं होगी, लेकिन हैबिटेट फॉर एग्जांपल ये कह देंगे कि डेजर्ट, डेजर्ट में क्या है? इट्स अ हैबिटेट ऑफ दिस कैमल। क्या है? तो हैबिटेट में हमेशा लाइफ होगी, एनवायरनमेंट में है और मे नॉट हैव लाइफ। For example, ecological link, unique functional role species perform based on the position in the ecosystem. So बोलते हैं ecological niche. For example, vulture and crow दोनों scavenger है, लड़ते रहते हैं, सेम फंक्शनल रोल है। तो vulture and crow दोनों ही scavenger है, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग है। बिकॉज vulture क्या है? टॉप लेवल प्रेडेटर है, crow नहीं है, तो इसलिए पोजीशन अलग है, इसलिए इन दोनों का जो ecological niche है क्लैश नहीं करता। सो दो स्पीसीज का सेम हैबिटेट में सेम इकोलॉजिकल निश नहीं हो सकता। तो दो स्पीसीज सेम हैबिटेट में सेम इकोलॉजिकल निश नहीं हो सकता, तब सेम फंक्शनल रोल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल टाइगर लाइन एक हैबिटेट में नहीं मिलेंगे बिकॉज दोनों का सेम इकोलॉजिकल निश है। वो था टॉप लेवल प्रेडेटर, एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, नहीं तो दूसरे माइग्रेट कर जाएगा। सो कंपटीशन करे, दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा दूसरे स्पीसीज को। फॉर एग्जांपल लाइन ने टाइगर को डिस्प्लेस कर दिया गिर नेशनल पार्क से। देखो सवाना ग्रासलैंड में क्या होता है? फायर रेजिस्टेंस सीड्स है। सवाना जो ग्रासेस है उनके फायर रेजिस्टेंस ट्रीज है, लेकिन जो ट्रीज है उनके सीड्स बर्न हो जाते हैं, लेकिन सवाना ग्रास के सीड बर्न नहीं होते बिकॉज दे आर फायर रेजिस्टेंट। तो ट्रीज के जो भी सीड्स आ जाते हैं ड्यूटी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द ग्रासेस। तो सवाना ग्रासलैंड इंश्योर करते हैं कि ट्रीज वहाँ पे ग्रो ना हो। तो ट्रीज तो सवाना ग्रासेस के जो सीड्स होते हैं दे आर द फॉरेस्ट रेजिस्टेंट, द फायर रेजिस्टेंट। देखिए ग्रासेस बहुत इंपॉर्टेंट। सवाना ग्रासेस नहीं हुई तो ऑस्ट्रिच, लायंस, टाइगर सब मर जाएंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपेसिटी दैट एरिया कैन सपोर्ट। अब हर एक स्पीसीज की ह्यूमन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट देख सकते हो, ह्यूमंस की नहीं देख सकते बिकॉज ह्यूमन इज कंफ्यूज बिटवीन ग्रीड एंड नीड। इसलिए आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ह्यूमन की नहीं देख सकते, बट यू कैन कैलकुलेट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ एवरी अदर स्पीसीज अकॉर्डिंग टू WWF। बिकॉज पता नहीं है कि आपको कितना चाहिए रहने के लिए, बिकॉज नीड एंड ग्रीड बहुत ज़्यादा आ जाती है ह्यूमन में। वी कैन नॉट कैलकुलेट द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन अकॉर्डिंग टू WWF। तो यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल हर पर्टिकुलर ईयर के लिए क्या कहते हैं? रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन क्या करें? अर्थ ओवरशूट क्या करें? अर्थ ओवरशूट दे के आपको अगस्त तक ही, जो दिसंबर तक खत्म करना था वो अगस्त तक ही खत्म कर दे रहे हो, फिर अगले साल से आप बोरो कर रहे हो। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट जनरेशन से उनके रिसोर्सेज बोरो कर रहे हो। तो इस तरीके से हम जिस तरीके से ईट कर रहे हैं, जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम सारे रिसोर्सेज डिप्लीट कर देंगे। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बताते हैं अपना अर्थ ओवरशूट डे। अगर मार्च तक आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। तो अर्थ ओवरशूट डे अभी तो अगस्त तक लेके आए हैं। फिर अर्थ आर WWF करता है। तो अर्थ आर में क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल लाइट्स को बंद कर देते हैं। सो कैरिंग कैपेसिटी इज अर्थ टू रीजनरेट द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन सर्वाइव। सो प्लैनेट बाउंड्री है कि अर्थ की बाउंड्री इतनी सफिशिएंट है, और बड़ी बाउंड्री नहीं, मतलब अर्थ और बड़ा होना चाहिए। ये था प्लैनेट बाउंड्री का कंसेप्ट कि हम इतना ना कंज्यूम करें कि अपनी बाउंड्री और बड़ी होनी चाहिए। सो एंथ्रोपोसीन एरा से 10,000 ईयर से ह्यूमन कंजम्पशन क्या हुआ है? ज़्यादा बढ़ा हुआ। ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई है, कंजम्पशन बढ़ा है, तो प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या हो रही है? बढ़ रही है फ्रॉम द एंथ्रोपोसीन एरा 10,000 ईयर्स अगो। तो हम क्या प्रमोट करें? वी आर प्रमोटिंग 6th मास एक्सटिंक्शन।
हम एंथ्रोपोसेंट्रिक हो रहे हैं कि मतलब हर सब कुछ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम वी आर meant फॉर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, वी आर एंड meant फॉर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर एंडलेसली, बिकॉज हम कंसीडर करते हैं अपने आप को मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑन अर्थ एंड बिलीव वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द नेचर। तो ये जो आइडिया है दैट ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न मॉडल ऑफ द ग्रोथ, ओरिजिन का हुआ वेस्टर्न मॉडल ऑफ द ग्रोथ, वेस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देता है नेचर को, नेचर वर्सेस डेवलपमेंट में सिर्फ डेवलपमेंट फोकस करता है, डज नॉट फोकस नेचर बिकॉज यू डू नॉट कंसिडर द ह्यूमन एज अ पार्ट ऑफ द नेचर। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इनडेफिनेटली आप कैसे सस्टेन कर पाओगे अगर पर्सन सिटी या अर्थ जिसको भी रेफरेंस ले रहे हो अनडेफिनेटली सस्टेन करने के लिए कितना एरिया चाहिए, वो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो कितना आपको चाहिए एनर्जी, फूड, वाटर एंड ग्लोबल, इसमें मेजर करते हैं ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन, तो मेजर करते हैं ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हर साल एक एनजीओ है कैलकुलेट करता है, एक एनजीओ का नाम है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, हर साल ये यूज़ करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को टू कैलकुलेट द ग्लोबल इकोलॉजिकल डेब्ट डे, मतलब कितना उधार ले रखा है, और अर्थ ओवरशूट डे, उधार हमने कैसे लिया, अगले साल से ले रखा है, और फ्यूचर जनरेशन से हम उधार लेके आज की नीड पूरा कर रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय डिवाइड द वर्ल्ड बायो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो वर्ल्ड बायो कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो वर्ल्ड ओवरशूट डे इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल इंक्रीज हो रहा है। 2000 डे ओवरशूट डे था सितंबर 23 टाइम 2018 में, इट्स 1 अगस्त, मतलब 6 महीने कर्ज में जा रहे हैं। तो इंडिया में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, 1.1 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन, 1.16 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन इंडिया का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। लेकिन इंडिया की कैरिंग कैपेसिटी देखो, इंडिया को चाहिए कितना, 1.16 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन, इंडिया की कैरिंग कैपेसिटी 0.49 ग्लोबल हेक्टेयर पर पर्सन। तो कंडीशन पूरी करने के लिए 2.5 टाइम्स जितना एरिया उतना ज़्यादा चाहिए, लाइक 3.2 हेक्टेयर है उसका 2.5 टाइम्स चाहिए एरिया। सबसे ज़्यादा ग्लोबल फुटप्रिंट 3 टॉप कंट्रीज है, यूएसए, चाइना, इंडिया। तो अर्थ आर पर बनाता है, सिडनी में 2007 से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड फंड डे, ग्रेटर देन 180 कंट्रीज में काम करता है। तो ये इनकरेज करते हैं स्विच ऑफ कर दो नॉन एसेंशियल लाइट फ्रॉम 8:30 to 9:30, स्विच ऑफ नॉन एसेंशियल लाइट्स। सो आर का एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे, सिंगापुर में, लेकिन इसने स्टार्ट किया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया से 2007 में, बट बेस्ड है सिंगापुर में, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेव इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन एंड होमियोस्टेसिस। तो क्या था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, तो पूरा रॉक था, तो उसमें पाइनियर स्पीसीज आई, थोड़ा बहुत ग्रो करने लगी थी, ये तो बैक्टीरिया, फंगस, मॉसेस, लाइकेंस एंड रेंडोडेंड्रॉन, ये सब थी पाइनियर स्पीसीज। तो फिर क्या होगा, ये कुछ ये क्या करेंगे, ब्रेक करने लगेंगे रॉक्स को ब्रेक करने लगेंगे, तो सॉइल को ब्रेक करने लगेंगे, फिर क्या होगा, ये थोड़ा प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे छोटे मोटे, जैसे श्रब्स ग्रो करने लगेंगे, तो क्या करेंगे, ये थोड़ा बहुत फ्लावर्स को ब्रेक करेंगे और ज़्यादा रॉक्स को, तो फिर क्या करेंगे, ह्यूमस निकालेंगे तो ह्यूमस मिल जाएगा, तो ट्रीज ग्रो होने लगेंगे फिर। तो ये जो टू एक्सटेंसिव रूट्स होंगे फर्दर ये ब्रेक करेंगे रॉक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट रिच करेंगे, तो ये ट्रीज भी आएंगे, बिगर स्पीसीज आएंगे जो किसी भी कंडीशन में रह पाएंगे। तो ये जो सबसे आखिरी में जो कम्युनिटी आती है इसे बोलते हैं क्लाइमस कम्युनिटी। तो ये क्लाइमस स्पीसीज होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी सेलुलर होती है एंड डोमिनेटिंग होती है। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन डेजर्ट में नहीं होता है, क्यों नहीं होता, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मॉइस्चर। इकोलॉजिकल सक्सेशन टुंड्रा में नहीं होता, क्या है लिमिटिंग फैक्टर, टेम्परेचर नहीं है ज़्यादा वहाँ पे।